यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम कुछ बीच बीच में क्या कीवर्ड्स की क्लासेस लिया करेंगे, जिससे क्या हो आपके कीवर्ड्स भी साथ में होता जाए, तो आपका कुछ भी ना छूटे प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप नए पहली बार जुड़े हो इस क्लास से, तो आपको बता दूं मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए इकोनॉमी की फ्री सीरीज चलाई जा रही है, जिससे हम 95% क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेंगे और 95% हम एक्यूरेसी की कोशिश करेंगे कि जो क्लासेस में पढ़ाया है इतना पढ़ाया जाए कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम वहाँ पे हिट कर पाएँ। तो हमारा जो हिट रेशियो है, जो टारगेट हमारा, वो है हमारा 95%। और इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, और ये क्या पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। 2025 में हमने करके दिखाया भी हुआ था। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। 2025 में जो पढ़ाया हुआ था उसकी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक देखना चाहते हो तो प्रूफ नाम से एक लिंक होगा, प्रूफ नाम से एक उसके सामने लिंक लगा होगा, उसको आप क्लिक करके डायग्राम पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बिना समय गवाए हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। कीवर्ड्स के बेसिस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो क्या करते हैं हम उसको, कुछ चीजें होती है जो टॉपिक पढ़ने के टाइम पर छूट जाती हैं। ठीक है, टॉपिक्स टाइम पर नहीं हो पाते, तो हम उसको क्या कीवर्ड्स की क्लासेस में कवर करते हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं वो, तो हम उसको एक एक क्लासेस में कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि वो आते बैंकिंग में हैं, या मैं आपको बताऊँ मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, लेकिन जब तक आपने राजकोषीय नीति नहीं पढ़ा है, जब तक आपने फिजिकल पॉलिसी नहीं पढ़ा है, तब तक वो आपका जो कवर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको समझ विकसित उस पर अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए कीवर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं फर्स्ट कीवर्ड्स से समझूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा आपको, जस्ट सेकेंड। अब एक वर्ड है, पूछा गया है। यहाँ पर मैं जितने भी कीवर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा पीवाईक्यू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी ना कभी वो पूछे गए हैं। और जो यूपीएससी पीवाईक्यू है, इसी को मैं मेन सोर्स मान के चलता हूँ, इसीलिए हमारा हिट जो रेशियो है वो 90% जाता है। अगर इसको आपको खुद चेक करना है ना, एक चीज ध्यान रखना, खुद चेक करना है तो सीधा सा काम क्या करना है आपको, सीधा सा काम कीजिएगा। मैंने आपको माइक्रो थीम्स प्रोवाइड की गई हैं, आपको 26 जनवरी के दिन जाके देखिएगा। ठीक है, पॉसिबल होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट माइक्रो थीम्स पर ही पहुंचोगे, वो जो पोस्ट की गई है उस पर। ठीक है, 2025 के क्वेश्चंस को अलग कर देना, थीम्स को बार बार पढ़ने, जिससे वो याद हो जाए। फिर चेक करना क्या 2010 से लेके 2024 तक क्या इनमें से कोई थीम थी जो पहले पूछी जा चुकी थी। आप 90% देखोगी, 90% नहीं 95% वो क्वेश्चंस रिपीटेड थे, इनडायरेक्टली हुए। माइक्रो थीम वही थी, क्वेश्चन अलग पूछ लिया बस। ठीक है, जैसे बैंकों से, आरबीआई से कई सारे क्वेश्चन पूछ गए। आरबीआई बैंक और बैंकों का बैंकर है, आरबीआई एक्ट 1949 पूछा गया, और इस साल क्या पूछ लिया है, आरबीआई की इनकम पूछ ली। माइक्रो थीम या माइक्रो टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन वहां से पूछ लिया। इसलिए हम पीवाईक्यू को भी टारगेट करेंगे और कीवर्ड्स को हम पीवाईक्यू के स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे। अब देखो, सकल स्थायी पूंजी निर्माण होता क्या है? सबसे पहले समझने वाली चीज है कि पूंजी निर्माण क्या होता है। पूंजी से सीधा सा मतलब होता है हमारा कैपिटल। अब ये तो क्या सर आपने इंग्लिश में बता दिया, कैपिटल यानी पूंजी, पैसा वगैरह होता है, ये धन, हमारा जो धन है वो। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है हमारा किससे, निवेश से। ठीक है, हम निवेश करेंगे तो हमारी तभी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ घर पर रखने से क्या हमारा धन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। ठीक है, तो निर्माण कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, पूंजी निर्माण को हम आगे और अच्छे समझेंगे दो चीजों से, एक मानव पूंजी और एक सामाजिक पूंजी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जीएफसीपी का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था में नई स्थायी संपत्तियों, फिक्स्ड एसेट्स। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना, फिक्स्ड एसेट यानी संपत्ति। मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले कि होती क्या परिसंपत्ति का निर्माण करना। यहाँ पे एक वर्ड है स्थायी, ना कि अस्थायी, तभी इसका नाम क्या है, स्थायी। वह पैसा है जो भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किया जाता है, इंस्टेंट नहीं, दीर्घकालिक उद्देश्य से। किससे? दीर्घकालिक उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि आरबीआई क्या बोलता है इसके बारे में, यह फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति में सकल वृद्धि होगी और गणना की अवधि के दौरान शेयरों में परिवर्तन का योग है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म में, मान लो हमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म में हमको इसका ही पूंजी निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैं एक व्यक्ति को लगा दूंगा। ठीक है, क्या होगा, आज का प्रोडक्शन है वो, जैसे 10 ब्रेड के पैकेट बन रहे थे, 10 लोग 10 ब्रेड के पैकेट बना रहे थे, जो वर्कर थे। ठीक है, वर्कर्स थे, 10 ब्रेड के पैकेट बना, मैंने एक बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, 11 ब्रेड के पैकेट बनने लगे।
ठीक है, ऐसा हो गया। अब मुझे ये तो हो गया क्या, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। मुझे ले जाना है दीर्घ अवधि, यानी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करूंगा, स्थायी पूंजी निर्माण करना है तो मैं क्या करूंगा, नई मशीन लाऊंगा। यानी इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा लेकिन स्थायी होगा लंबे समय तक की, कि ये मशीन मेरी 10 साल तक आउटपुट देगी, कम से कम 10 ब्रेड के पैकेट का अलग से, मेरी पैकेजिंग का ये संभाल लेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, नए मकान, ऑफिस या स्कूल बनाना, सरकार द्वारा हाईवे या पुल बनाना, एयरपोर्ट का निर्माण करना, मशीनरी फैक्ट्री में नए उत्पादन की नई मशीन लगाना, जैसे मैंने आपको बताया, और उपकरण, इक्विपमेंट, जैसे व्यापार के लिए कंप्यूटर, सर्वर या ट्रक खरीदना, जो लंबे समय तक एसेट्स हमारे चलते हैं, जिस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। नाम से यहाँ पे स्पष्ट है, लेकिन होता क्या है, देखो एक चीज याद रखना। मान लो मैंने आपको इकोनॉमी पूरा पढ़ाया और आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे टैकल नहीं हो रहा है, वहां पे मैंने मेरी क्लासेस में उसको नहीं पढ़ाया गया था, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उस एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर जा सकते हैं। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि जितना हमने पढ़ा वो बाहर चला जाए पूरा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जब होगी तब किसी भी टीचर के नोट से आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। भले वो आपसे 5-6 महीने बाद बोलेंगे देखो हमारे नोट से आया था, वो नहीं आया होता। वो एडिट करते हैं अपने पीडीएफ्स को और फिर बता देते हैं कि देखो हमारे में से आया था, और वो भी बताएंगे तो डायरेक्ट बताएंगे तो इनडायरेक्ट पूछा गया, देखो ये लिखा था लेकिन ये पूछ लिया, ऐसे करके। ठीक है, अब टैकल नहीं कर पाए तो एक चीज याद रखना, यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट्स में जब भी आए कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना, कि मान लो अगर मुझे किसी बच्चे को समझाना हो, मुझको इसकी नॉलेज नहीं है, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। मान लो आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, इसका मतलब बताने की, तो आप सोचोगे। एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट सोचते नहीं है कि ये है क्या, वो पैनिक होने लगते हैं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब तो मेरे 2 मार्क्स चले जाएंगे, इसको गलत कर दे तो नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। तो ये सोचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रियल एग्जाम में क्या करें, हम सोचें कि देखो सकल मैंने पढ़ा है, सकल और निवल, ग्रॉस और नेट। स्थायी मुझे पता है कि स्टेबल। पूंजी निर्माण मैंने पढ़ा हुआ है, पूंजी तो पढ़ाई है ना मैंने, पूंजी कैपिटल क्या होती है, निर्माण यानी बनाना। सकल स्थायी, ग्रॉस स्टेबल। ठीक है, मतलब ये नहीं निकलता, मतलब मीनिंग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यही है, मीनिंग्स में ये नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश अलग है उसकी, फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर उसको बिना पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता था अगर उसको पता होता, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है और स्टूडेंट्स उस टाइम पर पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक कभी मत होना। 90% चांसेस है कि अगर आप काम माइंड, शांत माइंड से, शांत स्वभाव से अगर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो ना, आप मैक्सिमम क्या एक्यूरेसी लेके आओगे। जो लोग पैनिक करते हैं, टाइम कम बचता है, वो पैनिक करने लगते हैं, नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। जिसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसकी पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज की कैसे करोगे, मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी हुई है, कल ही दी थी। यानी आपको 27 जनवरी या 28 जनवरी को आपको पीवाईक्यू सीट मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो मैं गलती अपनी मान लूंगा, उसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, तो बता देना पीवाईक्यू में कोई भी दिक्कत है उससे कर लेना। और एक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज अलग सब्जेक्ट्स की आपको लगाना है, अलग कोचिंग की कोई सी भी लगा सकते हो। हमारे प्रोग्राम चलता है उसमें पूरी टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है, 21 टेस्ट, और प्लस का एक्स्ट्रा जो टेस्ट लेते रहते हैं उसकी तो कोई गिनती है नहीं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज मुख्य 21 टेस्ट तो है ही, उसमें हम प्लिम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में मेंटरशिप भी देते हैं। और चाहो तो किसी दूसरी कोचिंग की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे प्रोग्राम, किसी भी कोचिंग, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से, एग्जाम निकाल लो, आपका टारगेट वही है, ना कोई कोचिंग ना कुछ करके। ठीक है, अब ये हो गया हमारी स्थायी, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जीएफसीएफ। ठीक है, अब एक ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। इसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। वो परिभाषा क्या है, उत्पाद की एक अतिरिक्त अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई कितनी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा हो चुकी है, जो भाषा है वो थोड़ी सी कठोर हो चुकी है या टफ हो चुकी है, कठिन। कठोर की जगह कठिन शब्द का यूज करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो क्या है, सिंपल सा, जैसे कि मेरा एक लघु उद्योग है जिसमें मैं पर डे कितने 10,000, ठीक है, मैं थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ कि इतना तो होता है, 10,000 ब्रेड के पैकेट बनाता हूँ, ब्रेड के पैकेट बनाता हूँ। मेरी मैक्सिमम लिमिट ही यही है। मेरे वर्कर्स 8 घंटे प्रॉपर काम करते हैं, जितनी उनको छुट्टी मिलती है बीच में, जो क्या आप करने के लिए, लंच करने के लिए, ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, इतना तो होता ही है। तब कुछ कट करके तो मेरे 10,000 पैकेट बन पाते हैं। इससे एक एक्स्ट्रा भी मैं ब्रेड का पैकेट नहीं बना पाता। मैं सोचता हूँ कि मुझे 1,000 10,000 एक ब्रेड का पैकेट बनाना है, तो इसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
मशीन या तो नई लानी पड़ेगी मुझे, या एक नया वर्कर रखना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ क्या करना पड़ेगा, या खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे एक इकाई उत्पादन, इकाई का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, इकाई का मतलब है कि कितनी यूनिट हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि मेरा टारगेट है कि मैं इसको 1000 से बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो 1000 ब्रेड के पैकेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ही दिन में, तो मुझे कितनी अतिरिक्त इकाई लगानी पड़ेगी, किसकी, पूंजी या निवेश की, मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, 2 टाइप से होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी पीवाईक्यू का, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। स्थिति ए बहुत अच्छी है, कम आईसीओआर सबसे अच्छा होता है, यही पूछा जाएगा अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा आपके स्टेटमेंट वाइज, मैं बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा। मैं 4 रुपए का निवेश करता हूं तब मेरा एक पेन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है उत्पादन में। जैसे कि अगर 1000 पेन मुझे बनाना है, ठीक है, 1000 पेन मुझे बनाना है, तो कितने की हो जाएगी, 4000 रुपये मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी मैं एक यूनिट यहाँ पे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरा 4 रुपए का 0.4 क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या इसमें आईसीओआर है, इतना मेरा निवेश है, इतना मेरा प्रोडक्शन है। स्थिति 2 कंडीशन बताइए यहाँ पे, एक आईसीओआर ये है, जो मेरा दोस्त कंपनी चला रहा है वो क्या कर रहा है, एक ही पेन बनाने के लिए वो 8 रुपए निवेश कर रहा है, हमारी सेलिंग हो रही है एक पेन 10 रुपए की, उसकी भी सेलिंग हो रही है 10 रुपए की, तो अच्छा किसका है। तो आप सही बोलोगे सर, ऑब्वियसली है कि सर आपका जो है सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा आउटपुट दे रहे हो। इसी को बोलते हैं क्या, ये 2 टाइप की होती है, इसी को बोलते हैं क्या, निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात, निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है। तो अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है हमारा क्या, निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात। यहाँ पे वर्ड से क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप्स का मतलब क्या है, निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात लिखा तो उनको लगेगा कि पूंजी का जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है, वो उल्टा समझ लेते हैं। यहाँ पे नाम याद रखना बिल्कुल, यहाँ पे निम्न पूंजी का जो यूज किया गया है वो इसलिए किया गया कि हमारा निवेश कम है, निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात, निम्न, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे लो लिखा होगा, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो और हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो स्थिति ये अच्छी है। अब आपको आपसे स्टेटमेंट में क्या पूछ जाएगा, सिंपल सा, कि किसमें, उद्योगों में या निवेश में, निवेश से पूछेगा, निवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिक, ये अधिक पूंजी उत्पादन अनुपात किसके लिए, निवेशक के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और इसके लिए बोल देगा ये बुरा होता है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, इसका उलट कर देगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऐसे पूछेगा। और हो सकता है उसकी फ्रेमिंग और अच्छी हो। देखो यूपीएससी जैसा एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश में बहुत साल लग जाते हैं लोगों को, ठीक है, 60 साल, उस व्यक्ति ने 40 साल तो पढ़ाई की है इन चीज़ों की, ठीक है, नॉलेज उनको अच्छी है। तो हम उनके जैसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कोई कोचिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पूरे एक साल में, हमें करने पड़ते हैं। अगर हम, जैसे हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है तो 21 टेस्ट तो प्रॉपर है, उसके अलावा एक्स्ट्रा टेस्ट ले लेते हैं हम 10 से 20। तो चलो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाना अच्छे से, वो लेते ही हैं, इस बार हो रहे हैं अच्छे से, पूरी मेहनत से चलती है। एक एक क्वेश्चन 0.1 0.0001% है ना, वो डाउट भी बच रहे थे हम अपने स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब 21 टेस्ट है तो 2100 क्वेश्चन तो यही हो गए, यूपीएससी को बनाना है 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो फ्रेमिंग उसकी अच्छी होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, और वो ट्रैप फंसाएगा तो कहाँ फंसाएगा, नाम को लेकर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये है लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये चीज अब है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत क्या है। इसमें याद रखो 1987 में ब्रूटलैंड, इसका नाम हर एक जगह आपको अलग अलग मिलेगा, ब्रेटलैंड मिलेगा, कहीं ब्रूटलैंड मिलेगा, ब्रेटलैंड भी मिलेगा और ब्रेटलून भी मिलेगा। इसमें ब्रूटलैंड आयोग, इनकी एक क्या थी, रिपोर्ट थी, अवर अवर कॉमन कॉमन फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, या इसको भी हम हिंदी में बोलते हैं हमारा साझा
भविष्य, हमारा साझा भविष्य। उसमें बताया गया कि डेवलपमेंट तो होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर देखिएगा कि अच्छी चीज़ें चलने लगी हैं, डेवलप कर रहे हैं हम। रोटी, कपड़ा और मकान हमको अच्छे से मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है, अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, ये डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास को सीधा समझो, सरल परिभाषा अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल डेफिनेशन क्या है? ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना करे। जैसे सतत विकास अभी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? इंग्लिश कर दिया मैंने, एक हिंदी, एक इंग्लिश, ठीक है? यानी जलवायु परिवर्तन या मैं बोलूँगा वैश्विक तापन बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने कोयले वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को, अपना एसी ज़्यादा चला रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसेज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? इससे होगा क्या? फ्यूचर की जनरेशन के लिए क्या साफ हवा बचेगी? हमारे पास ही हज़ार AQ आएगी, क्या है? हवा है। उनके लिए तो नर्क हो जाएगा वो, ठीक है? आज अगर हम पूरा कोयला खर्च कर दें, तो उनके लिए क्या बचेगा? तो हम डेवलपमेंट करें, इसका सीधे से कहने का मतलब था डेवलपमेंट करें, लेकिन ऐसा करें कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें पूरी कंटिन्यू चलती रहें, निरंतर चलती रहें। जैसे कि मुख्य फोकस किया जाता है पर्यावरण और भविष्य पर। कैसे? गलत तरीका क्या होता है? हम बिजली बनाने के लिए सारा कोयला आज ही जलाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचें, बच्चों के लिए कुछ मत सोचो, ठीक है? तो क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए ना कोयला बचेगा, ना ही साफ होगा। सतत विकास क्या कहता है? हम सौर ऊर्जा का यूज़ करें, सोलर एनर्जी, इससे उनके लिए साफ हवा बचेगी, उनके लिए कोयला भी बचेगा, ठीक है? कीवर्ड्स क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, भविष्य की पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या आपको यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? ये होता है सतत विकास। समावेशी विकास क्या होता है? सतत विकास पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जाकर देख लेना, 2005 या 6 के आसपास, हो सकता है डेट गलत हो, मैं 5-10 साल इधर-उधर कर दिया हो, लेकिन पूछा गया, जाके देख लेना सतत विकास क्या होता है, ठीक है? यूपीपीसीएस ने तो कई बार पूछा, यूपीपीसीएस ने तो अभी पूछा था 2023 या 24 के पेपर में, यूपीपीसीएस ने, ठीक है? आपका सतत विकास क्या होता है? कई बार पूछा, एग्जाम पूछते रहते हैं, स्टेट स्टेट जो पीसीएस होते हैं वो। समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास से सीधा सा मतलब होता है कि ये मान लो, ये हमारे क्या नेताजी हैं, ये नेताजी हैं, ये हमारी जनता है, ये वही जनता है जो आज कल परेशान रहती है, ना खाने को अच्छा खाना मिल रहा है, ना पीने को पानी, ना ऑक्सीजन के लिए अच्छी हवा मिल रही है। बिल्कुल ऑल इज हेल चल रहा है अभी तो। क्या चल रहा है? ऑल इज हेल चल रहा है। ऑल इज वेल की जगह ऑल इज हेल चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं तो अपने देश को ऑल इज वेल तक ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका सरकार की होती है, और उससे ज़्यादा जनता की होती है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे नहीं आता है। अब ये कोई योजना ला रहे हैं, तो योजना का टारगेट रहेगा कि वो सभी लोगों तक पहुंचे, ना कि ऐसा कि सिर्फ एक वर्ग तक, ठीक है? तो योजना जब आती है तो सभी वर्ग के लिए आती है। तो गांधी जी का ये क्या है? अंत्योदय। गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था अंत्योदय वाला। अंत्योदय यानी सबसे स्तर निचले स्तर, मतलब यहाँ पे जाति वगैरह की बात नहीं होती ना, आर्थिक निचले स्तर, यानी सबसे जो गरीब व्यक्ति है, सबसे तबका, निचला तबका, जो सबसे वंचित व्यक्ति है, वहां तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उसको बोलते हैं समावेशी विकास। यानी हमारा जो विकास है सिर्फ पैसे वालों का नहीं, गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल, या सॉरी, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, समावेशी विकास नहीं कर रहे हैं। पैसे वाले और वाले बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है? रजनीकांत के जो डायलॉग है ना, ये क्या हो गया फ्रेडी, ठीक है? तो वो वही वाली जो हालत है वो आज आपको दिखती हुई दिखाई देगी। अब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो कहाँ देखेगा? असमानता रिपोर्ट। समानता रिपोर्ट। अब मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, असमानता रिपोर्ट या इनक्वालिटी इंडेक्स, सूचकांक, असमानता सूचकांक या असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है? मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आप भी तो पढ़ो। कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? जल्दी से कमेंट कर दो। टाइमलाइन वगैरह मत कुछ मत जोड़ना, कमेंट कर दो। अगर रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो तब भी जल्दी से कमेंट करो, कौन जारी करता है? नहीं पता, नहीं पता, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। गलत तरीका क्या है? देश की जीडीपी बढ़ रही है, एज इट इज, जो मैंने एग्जांपल दिया।
लेकिन सारा पैसा 4 से 5 अमीर लोगों के पास जा रहा है, जो हमारे देश की आज हमारी जो हालत है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 8% हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ रियलिटी में क्यों नहीं दिख रही है? लोग मर रहे हैं चारों तरफ। नोएडा का इंसिडेंट देख लो, पत्रकारों की मौत हो रही है, वो तो भ्रष्टाचार है, चलो ठीक। ये नोएडा में हमारी जो उनकी डेथ हो गई एक व्यक्ति की, इंदौर की आपने खबर सुनी होगी, और हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। कमी एक ही है, करप्शन, और आपका क्या यहाँ पे डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी जो कमी है जो खा रहा है वो है हमारा क्या, करप्शन, भ्रष्टाचार। इस देश में सबसे बड़ा क्या है, भारत देश में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार में आज भारत है। और ये हमारी शर्म शर्म की बात है, ना कि गर्व की बात है, ठीक है। हमारे जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, ठीक है, उनका कभी सपना नहीं था कि ऐसा है, हम एक ऐसा देश बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है समावेशी विकास। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि डेवलपमेंट है वो लास्ट तक पहुंचे हमारा। जैसे कि एक चीज बहुत अच्छी थी इस गवर्नमेंट की, जनधन योजना। बहुत सारी योजनाएं ऐसी, एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जनधन योजना, कितने करोड़ खाते खोले गए, क्यों खोले गए? क्योंकि अगर सरकार क्या कर रही थी, राजीव गांधी का एक फेमस डायलॉग था कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो रुपया घिसता है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो रहा ना, 17 पैसे बोला था, क्या बोला था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि 17 पैसे पहुंचता है लास्ट तक जनता तक पहुंचते पहुंचते। उस चीज को इन्होंने पहचाना, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी की डायलॉग अगर आप सुनोगे पिछले वाले भाषण उन्होंने, और मोदी ने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। कैसे किया? जनधन खाते खोले गए, जिससे क्या हो, डीबीटी, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होता क्या है? डायरेक्ट पैसा किस में आता है? अकाउंट में आता है। इसमें बीच में ऑफिसर्स वगैरह का कोई रोल नहीं होता, और यहाँ पे करप्शन खत्म हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हमारा समावेशी विकास को बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसको लेके आगे चलते हैं। यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? आपने नाम बहुत सुना होगा, यूनिकॉर्न, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बहुत सारे क्लब्स पढ़ना पड़ेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आप पढ़ के आना अच्छे से कल, और क्या क्या होते हैं। होता क्या है पहले समझ लो। स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि बाइजूस है, पेटीएम है, स्विगी है, जोमेटो है, क्या, जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब अमेरिकी डॉलर, 8,000 प्लस करोड़ रुपए होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो, अभी क्या हो चुका है, डॉलर महंगा हो चुका है, तो ये आपकी अलग हो जाएगी। तो आप याद क्या रखना, 1 अरब अमेरिकी डॉलर, रुपए में याद मत रखना। तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो जाए क्या, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, फायदा क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, इसको हम फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वित्तीय टॉपिक जो है हमारा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। या उससे अधिक हो जाए उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, जैसे कि बाइजूस है, जोमेटो है, स्विगी है, पेटीएम में आपकी पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू भी पहुंच चुकी है शायद, हाँ यूनिकॉर्न में पहुंच चुकी है, हाँ 100% पहुंच चुकी है। पीडब्ल्यू भी कोचिंग भी पहुंच चुकी है, ठीक है। बहुत मेहनत की है सर ने, इसीलिए आज उनकी मेहनत दिख रही है, ठीक है। अब यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है? जिनकी जो वैल्यूएशन है वो 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो जाए, ये याद मत रखना, क्योंकि डॉलर इधर उधर हो रहा है अभी। रोगन उद्योग किसे कहा जाता है? सिक इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में पूछा गया था, इसलिए हमको पता होना चाहिए। ना पता हो और फिर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी गलती, आप प्रीलिम्स से पहली बार हो जा रहे हो, क्योंकि जो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं उनको ये चीजें पता होंगी पहले से, 100% पता होगी, क्योंकि पीवाईक्यू रटना पड़ता है, हमको पढ़ना पड़ता है। और जो काम आप नहीं कर रहे वो काम मैं आपको करके दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। बे उद्योग जिनकी वित्तीय स्थिति लगातार खराब हो गई है, जैसे 3 इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, लगातार घाटा हो रहा है, ऋण चुकाने में असमर्थता है, दिवालियापन आ चुका है, या उत्पादन ठप या बहुत कम है। एग्जाम्पल, बंद पड़ी कपड़ा मिले, घाटे में चल रहे छोटे मध्यम उद्योग कारखाने, दिवालिया घोषित कंपनियां, आईबीसी से पहले की स्थिति, ठीक है। दिवालिया घोषित कंपनियां कि दिवालिया हो चुका है इनका, ना ये लोन वापस कर सकते, ना ये अपने जो इंडस्ट्रीज है उसको लगातार कंटिन्यू या निरंतर उसको नहीं चला सकती हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, हाँ। उसको कीवर्ड्स के बेसिस पर मैंने टॉपिक को इसी में पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ चीजें इसमें भी बचेंगी, आगे की क्लास में कवर कर लूंगा, छूटने कुछ भी दूंगा। किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लेना, जो इंपोर्टेंट होगा उसमें से वो कभी नहीं छूटेगा। लेकिन कोचिंग वाले को करते क्या है, भर देते हैं पूरा, लो भर दिया पूरा अच्छे से,
जो मिला वो उसको भर दिया। इसमें सबसे जो मुझे अच्छा लगा, अभी ठीक जो चल रहा है वो लग रहा है PWS। वो हर साल अपडेट करते हैं हर चीज़ को, मतलब वो रियलिटी में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। और कोई कोचिंग नहीं है, पास में कोई कोचिंग है ही नहीं। इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। उनकी इंग्लिश मीडियम तो कर ही रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में तो अच्छी अच्छी कोचिंग्स भी हैं। हिंदी मीडियम में जो सबसे फेमस हमारी कोचिंग है वो कुछ नहीं करती है, उसके नोट्स 20 साल पुराने चलते हैं, बकवास चीज़ चल रही है हर चीज़ उसकी। उसकी एक ही चीज़ अच्छी है ना, उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, उसकी अच्छी है प्रीलिम्स प्रैक्टिस की क्या आती है, बुक्स आती हैं, वो थोड़ी ठीक हैं। बाकी सब खत्म कर दिया उन लोगों ने, उल्टा स्टूडेंट्स को वो नीचे ले जा रहे हैं ना ऊपर ले जाते हुए। उससे अच्छा PWS फ्री आपको नोट्स तो देता है, उड़ान नोट्स देता है आपको, प्रहार देता है। देखो अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी सराहना हमको करनी चाहिए। प्रहार है, उड़ान है, वो आपको MCQs प्रैक्टिस देंगे, वो आपको करंट अफेयर्स देते हैं, फ्री मैगजीन्स आपको मिल रही हैं। परिभाषा क्या होती है, बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या, IPR क्या होता है? यह वह अधिकार है जो व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचना हो, कि मैंने माइंड से क्या चीजें बनाई। आविष्कार, साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम और चित्र पर दिया जाता है। जैसे सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर आप जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, इसका आप कट करके अगर अपने चैनल पर डालते हो, जैसे ही आप इसको डालोगे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है यूट्यूब द्वारा। हमारे ऊपर भी 1 या 2 बार आया हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फुटेज यूज किए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं था, वो आए सिर्फ किसके लिए थे, हमने BGM यूज कर लिया था, जो आपके साउंड होते हैं ना म्यूजिक वगैरह। उस टाइम पर हमको इसको इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे भी, कि इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है। अब उद्देश्य क्या होता है, रचनाकारों को उनके काम आर्थिक लाभ देना, नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। नियामक संस्थाएं क्या होती हैं, इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। सबसे इम्पोर्टेंट और UPSC का ट्रैप ही यही है। वो कोई भी पूछेगा, वो पूछ लेगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। UPSC हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल भर भर के क्वेश्चन पूछा उसने कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर वो चाय का बोर्ड पूछा उसने, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर वो कुछ परमाणु एजेंसी वगैरह पूछता है तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। या सिर्फ मंत्रालय नहीं, किस संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, किस मिशन के अंतर्गत आता है, हर चीज। उद्देश्य क्या है, पढ़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या है, ये ट्रिप्स समझौते, ये हम पढ़ेंगे किसमें, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ेंगे, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। WTO क्या है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ट्रिप्स समझौता क्या है, इसको पढ़ेंगे। WIPO क्या है, द्वारा शासित होता है। कुछ अपवाद हैं जो आगे बताए जाएंगे, ठीक है। आगे हम पेटेंट क्या होता है भाई, किसी भी नए उत्पाद या प्रक्रिया, याद रखना 2 चीजों का यूज किया है, नए वर्ड्स का, 2 चीजों का यूज किया है वर्ड्स का, उत्पाद और प्रक्रिया के आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार। जैसे कि मैंने कोई दवाई बनाई, या मेरा कोई कुछ भी चीज़ है मैंने जो नई बनाई है, उसके लिए मुझे पेटेंट। मैंने कोई दवाई बनाई है, कोई औषधि बनाई है, कोई मैंने अपनी क्या कोल्ड ड्रिंक बना दिया, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स बना दी है, या और कुछ बना दिया मैंने, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ यूज़ करने के लिए, पेटेंट, ठीक है। तो उस पे क्या मिलता है, मुझे आविष्कार की सुरक्षा मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन की तारीख क्या होती है, तारीख से अवधि कितनी होती है, 20 साल, याद रखना 20 वर्ष होती है इसकी, अनलिमिटेड नहीं होती है। IPR से PY की पूछा जा चुका है, और मैक्सिमम चांसेस है कि फ्यूचर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट ट्रैप्स क्या होते हैं, उत्पादन बनाम प्रक्रिया। 2005 के बाद से उत्पादन पर भी, प्रोडक्ट पर भी और प्रोसेस पर, दोनों पर आपको क्या मिलती है, पेटेंट मिलता है, ठीक है। पहले प्रोसेस पर था, ठीक है, लेकिन याद रखना उत्पाद पर भी और प्रोडक्ट पर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी पता होना चाहिए। प्रक्रिया, किस प्रक्रिया का निर्माण, प्रक्रिया का यूज, प्रोसेस का यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई दवाई बनाई, उसमें मैंने कुछ कुछ एलिमेंट्स डाले, कुछ तत्व डाले, और वही तत्व एग्जैक्ट वही यूज कर रहे हैं, सिर्फ कलर चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट तो उनका अलग हो गया। जैसे कि मैंने बिस्किट बनाई, उन्होंने कुकीज बना दी, सेम वही मेथड, तो स्वाद एक जैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। ये कुकीज हैं, ये बिस्किट हैं, ठीक है। बिस्किट, ये बिस्किट है, ये कुकीज हैं, प्रोडक्ट अलग अलग है लेकिन प्रोसेस एक ही है। तो हुआ क्या, इस पर भी पेटेंट मेरा अधिकार है, अगर मैंने बनाया हुआ है पहले इसको, और मैंने रजिस्ट्रेशन इसका करवा लिया था तब, ठीक है। अब
3D क्या है धारा, 3D क्या है इसकी पेटेंट की? ये एवरग्रीनिंग, एवरग्रीनिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एवरग्रीनिंग नाम से पूछा था, सदाबहारता, पेटेंट की सदाबहारता पूछा था। एवरग्रीनिंग याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश टर्म्स एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे या हो सकता है हिंदी में आपको अलग वर्ड देखने को मिल जाए। अब होता क्या, मतलब पुरानी दवाई में मामूली बदलाव करके नया पेटेंट नहीं लिया जा सकता। सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। संतरे की गोली सबने खाई होगी बचपन में, ठीक है, संतरे की गोली। मैं क्या करूंगा सिंपल सा, इसको जैसे बनाया जाता है उस तरीके से, ये मैं सबसे छोटा सा ले रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं क्या लूंगा, इसकी जो प्रोसेस बनाने की पूरी प्रोसेस फॉलो करूंगा अच्छे से एज इट इज। लास्ट में जो ऑरेंज कलर डाला जाता है, ऑरेंज कलर, उसकी जगह मैं ग्रीन कलर डाल दूंगा। बोल दूंगा कच्चे मैंगो की, सॉरी, जो कच्चा जो ऑरेंज होता है या कच्चे मैंगो की गोली बता दिया इसको, टेस्ट सेम आ रहा है, कलर अलग अलग है बस, ठीक है। तो ये एवरग्रीनिंग कहलाता है। कई सारे कंट्रीज में ये अलाउ है, हमारे यहाँ अलाउ, ये हमारे यहाँ इसको वैधता नहीं है, ये इलीगल है, अवैध है, याद रखना, अवैध है ये एक चीज नहीं की जा सकती कि थोड़ा बहुत चेंज किया उसको बना दिया फिर तो ठीक है, हजारों कंपनी खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसके केसेस भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। कैसे केसेस? आपने रियलिटी में ये चीज ऑब्जर्व की होगी। एक बिस्किट का पैकेट आता है 2020, सुना होगा, सबने नाम सुना होगा, 100% सुना होगा, हो ही सकता कोई व्यक्ति जिसने नाम सुना ना हो इसका। एक आता है मॉम्स मैजिक, ये हो सकता है किसी ने ना सुना हो, मॉम्स मैजिक की यहाँ पे ऐसे लगा है, ठीक है। और तीसरा है एक गुड डे, गुड डे। लेकिन इन दोनों के बीच में केस आज भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर आप देखोगे रियलिटी में, मैंने तो खुद ऑब्जर्व किया था, आज नहीं कई साल पहले ही किया था मैंने ऑब्जर्व, आज भी होता ही है ऑब्जर्व जब खाते वगैरह कुछ भी, तो कि इसका टेस्ट साइज एज इट इज सेम है मॉम्स मैजिक से। और 2020 बहुत पुराना है, ये नया है मॉम्स मैजिक, ठीक है, मॉम्स मैजिक बिस्किट है वो नया है, कंपनी अलग है ये वाली। लेकिन क्या होती है, अलग टेस्ट सेम है, हर चीज़ अलग है। इसका इन्होंने किया क्या है, जो बिस्किट का डिजाइन होता है, एच इसमें डिजाइन है, उसमें करके ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया बस। इसमें भी आपको थोड़े थोड़े काजू के टुकड़े देखने को मिलेंगे, पता नहीं वो काजू है या मूंगफली है, ठीक है। ये अंतर हो गया, सिंपल सा टेस्ट हो गया 2020 वाली ने। ये कर क्या रहे हो, ये प्रोसेस हमारी अपना ली तुमने। पार्ले जी बिस्किट और 2020 में डिफरेंस क्यों आता है, टेस्ट का आता है। टेस्ट क्यों, प्रोसेस अलग है, प्रोसेस अलग यानी प्रोडक्ट भी अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है, मतलब पेटेंट पार्ले जी का अलग है, इसका अलग है। क्रीम वाले बिस्किट आते हैं जो, उसका टेस्ट अलग आता है, ऑरेंज वाले का अलग आता है, चॉकलेट का अलग आता है, ठीक है। लेकिन इस ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ओरियो का आपको अलग आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये पढ़ ली, एवरग्रीनिंग नहीं हो सकती। अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या होती है भाई, इसको पढ़ लेते हैं, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब ये मत बोलना सर हर क्वेश्चन के लिए बोले यूपीएससी प्रीलिम्स के, मैं पढ़ा ही वही रहा हूँ ना आपको, यूपीएससी पीवाईक्यूज। मेरा तो धर्म बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपको पढ़ाऊँ मैं अच्छे से। अनिवार्य लाइसेंसिंग या कंपलसरी लाइसेंसिंग होती क्या है, एक चीज़ याद रख लो, इमरजेंसी आ चुकी है। हुआ क्या, जैसे मान लो कोई देश है, अपने देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, कोई भी देश, मैं किसी देश के बारे में नहीं चाहता, इसलिए मैंने नाम ले लिया, कोई भी देश एक्स। वहां पर क्या हुआ, एक कंपनी होती है, वो जुकाम की दवाई बनाती है, जुकाम खांसी, जुकाम और खांसी की दवाई बनाती है, ठीक है। और वो कहीं से इंपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो सिंपल सा दवाई बना लेती है। उसका प्रोडक्शन है, वहां पर रहने वाले लोग हैं 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ को तो होता नहीं है। वो बनाती है, मैक्सिमम उसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मतलब 10,000, 20,000 या 1 लाख तक। एक महामारी फैल गई, जुकाम और खांसी इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसकी 1 करोड़ में से 80 लाख है उससे पीड़ित हो गई, और बहुत ज़्यादा तेज जुकाम और खांसी। उसकी लिमिट ही, प्रोडक्शन लिमिट है वही कितनी है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक मैक्सिमम, कि वो फुल कैपेसिटी पर, पूर्ण क्षमता पर अगर कार्य करेगी तब वो 5 लाख कर सकती है प्रोडक्शन 1 महीने में। तो अब क्या करे सरकार, निपट जाएगा पूरा सिस्टम यहाँ पे। तो वो क्या करती है सरकार, वो बोलेगी एक काम करो, इसकी जो प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस तो सबको पता होता है, यूज नहीं कर सकते। प्रोसेस पता कैसे होता है, क्योंकि जब हम पेटेंट करवाने जाते हैं ना, तो क्या होता है, प्रोसेस बताना पड़ता है कि देखो हम प्रोसेस, इस प्रोसेस से बनाया हमने, ठीक है। तो क्या सरकार क्या बोलेगी, अलग कंपनियों से बोलेगी, जो कंपनियां और दवाई बनाते हैं, कि क्या तुम बना सकते हो, बोलेंगे हाँ हम बना देंगे। तो क्या हम इसको यूज कर सकते, कंपनी बोलेगी यार तो तुम तो वो ठोक दोगे हम पर केस पेटेंट करने। तो सरकार बोलेगी नहीं, हम तुमको लाइसेंसिंग दे देते हैं, अनुमति किसी कंपनी को दे सकती है कि हाँ इस दवाई को बनाओ, एक लिमिटेड टाइम तक, हो सकता है लिमिटेड टाइम बता दे कि एक सीमित अवधि तक
ठीक है, लिमिटेड ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो सीमित अवधि का आप बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए पेटेंट क्या होता है। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मैंने वर्ड का यूज किया था कब? जब स्टार्टिंग में आईपीआर पढ़ रहे थे यूट्यूब से माध्यम से, मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया था आपको। यूट्यूब पर भी हम पर 1 या 2 बार कॉपीराइट क्या आए थे, स्ट्राइक आए थे। किसके लिए? हमने बीजीएम यूज किए थे उसमें शॉर्ट्स में। परिचय और विवरण क्या होता है? साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, फिल्मों जैसे कार्यों के लिए अधिकार। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसी में आता है। याद रखना, अलग से लिखा है तो इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया आके आके। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसी में आता है। अवधि कितनी होती है? लेखक का पूरा जीवन काल। लेखक यानी जिसने बनाया है, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, तो मेरे पूरे जीवन के दौरान, जीवन की अवधि है जब तक, तब तक तो है ही। मृत्यु के बाद 60 साल तक। उदाहरण, प्रेमचंद की कहानियां, ए.आर. रहमान का संगीत और विंडोज का कोड। विंडोज किस तरीके से काम करती है, विंडोज जिसने बनाया है। ठीक है, पंजीकरण इसमें कराना होता है। कॉपीराइट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। जैसे ही आपने कुछ लिखा, कॉपीराइट अपने आप मिल जाता है। इंपोर्टेंट ट्रैप्स हैं ये। हो सकता है आपको यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज पूछे कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। नहीं, जैसे आपने कुछ लिखा, कॉपीराइट अपने आप मिल जाता है। अधिकार क्या है? इसमें 2 अधिकार होते हैं, आर्थिक और नैतिक। अब दोनों आर्थिक कैसे होते हैं? जैसे मान लो प्रेमचंद की कहानियों को मान लो 60 साल हो गए, दूसरे पब्लिकेशन ने क्या किया, इसका यूज करना चाहा, तो इसने बोल दिया कि मैं तो चलो, या 60 साल के अंदर ही किसी ने यूज करना चाहा, तो इन्होंने जो लिया था सिर्फ कॉपीराइट, वो किस पे लिया था? सिर्फ आर्थिक पर लिया था कि आप इसको पैसा कमा नहीं सकते। नैतिक, नाम श्रेय पाने का अधिकार इन्होंने नहीं लिया था। तो क्या कर सकते? नाम का यूज कर सकते हैं कोई दूसरी बुक वाला भी, कि प्रेमचंद की ये कहानियां हैं। ठीक है, नाम यूज कर सकते हो आप उनका, कि प्रेमचंद ने ये कहा था। कि कोटेशन का, उसका कोटेशन की बुक बना के अलग से बेच सकते हो। ठीक है, आपने कॉपी तो नहीं किया, लेकिन आपने नैतिक नाम का श्रेय ले लिया। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे ट्रैप वाले जो बॉक्सेस हैं उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये तो पढ़ना ही है आपको, और ये अच्छे से पढ़ना। तीसरा है भौगोलिक संकेतक। लास्ट 3-4 साल से तो इतनी बार नाम सुना होगा कि आपको हर साल लगता होगा, अरे इस साल तो पूछ लिया जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैं तो खुद सोचता हूँ इस बार, हर बार सोचता हूँ मैं तो, लास्ट 3 से 4 साल हो गए, अरे अरे अब पूछेगा, अब पूछेगा। वो नहीं पूछ रहा है, और वो पूछ लेगा कभी भी, क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा रहता है। क्योंकि देखो उसमें अगर मैं याद कर पा रहा हूँ कौन सी, एक चप्पल है, एक चप्पल, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, कोल्हापुरी शायद। कोल्हापुरी चप्पल बहुत ज्यादा फेमस है जीआई टैग में। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है, नाम से बता दो। ठीक है, अगर मान लो आपको मैं अब पढ़ाता नहीं, तो क्या आपको पता लगता है जीआई टैग क्या होता है? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि जस्ट जैसे जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट चेक करता हूँ। हाँ, ठीक। जीआई टैग क्या होता है? एक भौगोलिक जगह पर, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ चीजों का उत्पादन होता है, उसको टैग दे देते हैं हम। टैग किसके लिए देते हैं? इससे वो फेमस हो। कैसे? उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, और उस स्थान के कारण उसमें विशेष गुण होते हैं। कि जैसे बनारसी साड़ी और महेश्वर की साड़ी फेमस है, चंदेरी की साड़ी, चंदेरी चंदेरी की साड़ी। ठीक है, ऐसे हर एक जगह की, जैसे लिट्टी चोखा बिहार का, ये चीज तो वही खाने वाली। ठीक है, ये चीजें जैसे दार्जिलिंग की चाय, बासमती चावल, बनारसी साड़ी, कड़कनाथ मुर्गा, ये जीआई टैग है उस जगह के स्पेसिफिक। जैसे कि एमपी में क्या किया गया, एक जिला एक उत्पाद के तहत भी इसी तरीके से बनाया गया था कि एक जिले में क्या फेमस है, ये चीजें हैं। तो कहीं का लेदर फेमस होता है, ये चीजें अलग अलग जगह की फेमस होती हैं। अवधि क्या होती है? 10 बार 10 साल होती है, रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, कराया जा सकता है। ट्रैप्स क्या है? यह किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का है, अगर इस एरिया में हो रही है तो सभी का अधिकार है, उस सभी को जीआई टैग मिलेगा जो जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एक व्यक्ति का नहीं है। कानून क्या है? किस कानून के अंतर्गत आता है ये? माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत ये कार्य करता है। ये याद रखना, मैंने बोला था या तो मंत्रालय के अंतर्गत पूछ लेगा या अधिनियम के अंतर्गत पूछ लेगा, क्या इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? इसकी जगह वो दूसरा लिख देगा आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। ठीक है, ट्रैप्स में नहीं फंसना है, इसलिए मैंने अलग से बॉक्स बनाए हैं आपके लिए। डिजाइन और व्यापार रहस्य क्या होता? इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट। इंडस्ट्रियल डिजाइन, सिंपल सा समझो कॉन्सेप्ट को इजी वे में, सिर्फ वस्तु की बाहरी दिखावट, एस्थेटिक लुक, शेप, यह काम कैसे करता है इससे मतलब नहीं है।
कि डिज़ाइन आप यूज़ नहीं कर सकते। डिज़ाइन कैसे? जैसे कि दृष्टि का जो लोगो है, दृष्टि का जो लोगो है ना ऐसे करके, उसको अगर मैं यूज़ कर लूँ, तो क्या वो मुझ पर केस कर सकते हैं? ठीक है? क्योंकि उनका डिज़ाइन ही सब कुछ है वहाँ पर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ठीक है? बाहरी दिखावट कैसी है? अंदर वो उसमें कुछ भी भर दो, ठीक है? जैसे कि उन्होंने मान लो उनका जो बनाया वो फाइबर का बनाया लोगो, जो लगाया हुआ है उन्होंने, कैसे भी बनाया है। मैं क्या करूँ, उसका डिज़ाइन है उसको कॉपी कर दूँ और उसको अंदर क्या भर दूँ, थर्माकोल भर दूँ, अलग थोड़ी हो जाएगा। बाहर का शेप यहाँ पे मैटर करता है। अवधि क्या है, 10 साल है प्लस 5 साल बढ़ाया जा सकता है, रिन्यू करवाया जा सकता है बार-बार। उदाहरण, कार का आकार बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल मुझे आपको देना था, मैंने आपको इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। कार का आकार क्या होता है, जैसे आपको एक जैसे डिज़ाइन देखने तो नहीं मिलती कार में, केसेस हो जाते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर का जो डिज़ाइन है वो मारुति ही यूज़ करती है, ठीक है? तो 15 साल बाद कर सकते हैं, तब तक डिज़ाइन ही निकल जाता है पूरा, एक्सपायर हो जाता है। थार का डिज़ाइन और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? बोलेरो को जी वैगन बना दो लेकिन बनती थोड़ी है। और थार, अगर जिप्सी को थार बनाने की कोशिश करो तो जिप्सी थार थोड़ी बन जाएगी या थार जिप्सी थोड़ी बन जाएगी, ठीक है? दोनों की अलग-अलग डिज़ाइन है। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं? कोई भी गोपनीय जानकारी जो व्यापार को लाभ दे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेड सीक्रेट्स यानी ऐसे सीक्रेट, ऐसी बातें या कुछ भी ट्रेड सीक्रेट्स जो उस व्यापार को प्रभावित करते हैं या लाभ दें, ठीक है? या इस लाभ से अच्छा वर्ड है यहाँ पे प्रभावित, ठीक है? जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसकी ऐसी विंग में काम कर रहा हूँ, ऐसी शाखा में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास सभी सीक्रेट्स होते हैं, किस तरीके से कंपनी काम करती है, किन-किन चीज़ों को बनाती है, कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट्स करती है। मैं क्या करूँ, इन सीक्रेट्स को, इस फाइल को किसी दूसरी कंपनी को बेच दूँ, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में, तो क्या होगा, वो कंपनी अब इसके लिए क्या करेगी, नेगेटिव चीज़ें कुछ कर सकती है, जैसे नकारात्मक कुछ कर सकती है। कैसे? ज जो ये जिस तरीके से काम करती है, उस तरीके से खुद काम करने लगेंगी। या जिन ग्राहक या जिन कंज्यूमर तक ये पहुँचती है, वो ये ये कंपनी इससे पहले यहाँ पहुँच जाएगी। इससे हुआ क्या, व्यापार प्रभावित हुआ। अवधि कब तक है, असीमित है। तो अगर मैंने इसको बेच दिया तो मुझ पर केस हो जाएगा, मैं जेल में चला जाऊँगा अगर मैंने ऐसा किया तो। एग्ज़ाम्पल क्या है, कोका कोला का फ़ॉर्मूला। अब देखो, जो कंपनी में जाके बना रहे हैं, जो वहाँ के मैनेजर हैं, प्रोडक्शन वाले, अलग-अलग विंग होता है। अगर आपने फार्मेसी की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको पता होगा, प्रोडक्शन विंग अलग होता है, क्यूए अलग होता है, वहाँ पे आपका पैकेजिंग वाला अलग होता है, हर चीज़ अलग-अलग होती है। कंपनी में बहुत सारी विंग्स होती हैं, ठीक है? तो प्रोडक्शन का ही ये भाग है, उनको सीक्रेट्स तो पता है, लेकिन ये बाहर नहीं बता सकते। महत्वपूर्ण नोट क्या है, भारत में इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर होता है। सिंपल सा यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछ जाएगा और ये आपका पॉइंट सही होगा, स्टेटमेंट। भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं है। और यूपीएससी के जो प्रेप्स वाले, जो आपके ट्रिक्स वाले जो टीचर्स हैं, वो क्या बता देंगे, यहाँ पे लिखा है नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और बाकी आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी यहाँ पे। तो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिक्स टिप्स हम मानते हैं होती है, लेकिन नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है। नॉलेज के बेस्ड पर, लॉजिकल बेसिस पर आप एलिमिनेशन करोगे तभी वो चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि जब हम सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, हम 2015 से लेके 2025 तक की पूरी लॉजिकल बेसिस पर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। 2016 से करेंगे हम कवर, क्योंकि 10 साल तक के करवाने को हम 2011 तक करवा दें, लेकिन खुद से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2016 से लेकर 2025 तक हम खुद करवाएंगे। 7 साल की हम क्लासेस देंगे और 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइव सॉल्व करवाएंगे पेपर को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है, उसका कारण पूछेंगे, रीजन पूछेंगे ना, बता दो। आप सभी देंगे, सभी को आंसर पता है कि आपने कौन सा लॉजिक लगाया, फिर हम चेक करेंगे, उसका लैब टेस्ट होगा पूरा, ये सही बता रहे हो या नहीं बता रहे, ठीक है? तो ये हम प्रोग्राम में ये चीज़ करते हैं, तो उसको हम रैंडम ट्रिक्स नहीं होती वो एलिमिनेशन मेथड्स बेसिस ऑन लॉजिक होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। पादप किस्में यूपीएससी का सबसे कठिन टॉपिक है ये वाला, पौधों की किस्मों और कृषक अधिकार का संरक्षण, PPV&FR क्या है, नई किस्म की बीज और पौधों को सुरक्षा देना है। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, अरे बहुत फेमस है ये तो यूपीएससी के लिए, तो बीटी कपास पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक में भर भर के है, और इन्वायरमेंट में आपके। मंत्रालय क्या है, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बाकी सब वाणिज्य मंत्रालय के तहत आते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ जाएगा तो क्या बोल देगा वो,
भारत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो बोलेगा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। किसके अंडर आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है। ट्रैप्स क्या है? भारत का कानून अनोखा है क्योंकि ये किसानों को भी अधिकार देता है, सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं। ठीक है, याद रखना। किसान अपने बीज को बचा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, अदला बदली कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हम करते भी हैं। अब भारत में कृषि ऋण का ढांचा किस प्रकार होता है, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेंगे। इससे हुआ क्या कि क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया तो आपको इजीली टेकल हो जाएगा, हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था सहकारी समिति 3 स्तरीय में होती हैं, आपकी ग्रामीण स्तरीय और जिला स्तरीय, आपकी प्राथमिक जिला स्तरीय और आपकी राज्य स्तरीय। ठीक है। 2 मुख्य भाग हैं। सरकारी ऋण संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अल्पकालिक ऋण मैंने बताया था आपको, दीर्घकालिक ऋण। अब होता क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं कृषि ऋण में, तो 15 महीने तक फसल उगाने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए ये होते हैं। दीर्घकालिक ऋण क्या होते हैं? ट्रैक्टर खरीदने के लिए, भूमि सुधार, पंप सेट के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए, तो दीर्घकालिक ऋण। ठीक है। तो 15 महीने से ज्यादा के लिए क्या होंगे? दीर्घकालिक ऋण, और 15 महीने तक क्या होंगे? अल्पकालिक ऋण। त्रिस्तरीय ढांचा होता है अल्पकालिक के लिए, इसके लिए याद रखना, इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। शीर्ष स्तर पर कौन होता है? राज्य सहकारी बैंक। सेकंड पर कौन होता है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। में पढ़ा चुका हूँ पूरा, याद रखना, ये मत बोलना कि मैंने पढ़ाया नहीं है। गांव के स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं। यहाँ याद रखना, ये बैंक हैं, ये समितियां हैं, इसलिए ये आरबीआई के अंडर नहीं आती हैं। जबकि किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं आपके राज्य सहकारी जो समिति के जो प्रमुख है, इसके अंडर आती है, याद रखना अच्छे से। पीएससीएफ क्या होता है? प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या होती है, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ठीक, ये क्या होती है? गांव के स्तर पर होती हैं, गांव की होती हैं। ठीक है, गांव की होती है, गांव की होती है, सीधे किसानों से जुड़ती हैं। केवल गांव के लोग किसान इसके सदस्य बन सकते हैं, शहर के लोग इसके सदस्य नहीं बन सकते। ट्रैप में मत फंसना। कार्य क्या है? अल्पकालिक ऋण देना है, सिंपल सा, जो जिसके लिए हमने स्थापित किए भाई, तो इसका कार्य है। अब ट्रैप क्या है? यहाँ पे ट्रैप अच्छे से पढ़ना। क्या पीसीएस यानी आपकी क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आरबीआई की सीधे नियंत्रण में है? सीधे नियंत्रण में नहीं है, इनडायरेक्टली है। कैसे? पीएससीएस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे से बाहर हैं, याद रखना, क्योंकि वे पूरी तरह से बैंक है ही नहीं। कौन है? समितियां हैं, हम बैंक है ही नहीं। आरबीआई कैसे कर लेगा? हम पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा। क्या ये दीर्घकालिक ऋण देते हैं? नहीं देते। स्थापना किसके लिए की है? ये अल्पकालिक ऋण के लिए। ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से। अब दीर्घकालिक ऋण, प्राथमिक ऋण की तो बात कर ली। भूमि विकास बैंक, ये 2 स्तरीय होती है, ना कि 3 स्तरीय, यानी स्टेट लेवल होगा और तहसील के लेवल पे होगी, जिला स्तरीय इसमें नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इसमें अच्छे से। अक्सर अक्सर लिखा है, हर एक जगह हो सकता है, किस कहीं कहीं पर 3 स्तरीय भी हो, तो 2 स्तरीय होती है। ठीक है, स्टेट लेवल और ब्लॉक या तहसील लेवल पर। नाम क्या है? राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक स्तर, इनको भूमि विकास बैंक की भी आपने नाम सुना होगा, पूछा गया क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक के बारे में, 2016 का क्वेश्चन के आसपास का क्वेश्चन। ठीक है, कार्य क्या है? दीर्घकालिक, जैसे ट्यूबवेल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जमीन समतल करवाना है। यूपीएससी ट्रैप क्या क्या ये फसल लोन देते हैं? तो आंसर है नहीं। फसल के लिए लोन देंगे तो फिर तो अल्पकालिक ऋण हो जाएगा। ये निवेश के लिए ऋण देती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट तो वो भी है, अगर रियलिटी में देखो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो अल्पकालिक है। जैसे कि मेरे पास बीज लाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं अल्पकालिक ऋण लूंगा। लेकिन यहाँ पर निवेश किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्या है, किसकी बात कर रहा है? लॉन्ग टर्म वाले की। लॉन्ग टर्म यानी मैं ट्रैक्टर ला रहा हूँ, यानी मेरी स्थायी पूंजी निर्माण है। यहाँ पर यूज हो गया यहाँ पर वर्ड अच्छे से, स्थायी पूंजी निर्माण, दीर्घकालीन पूंजी निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है, नियमन और दोहरा नियंत्रण। यहाँ पर रेगुलेशन एंड डुअल कंट्रोल है। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया हुआ था बैंकिंग में बहुत अच्छे से इसको, कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही यही है। सहकारी बैंक हमेशा 2 मालिकों की समस्या रही है। कैसे? बैंकिंग कार्य करती है तो आरबीआई यहाँ पे क्या देखती है? यहाँ पे अपना नियंत्रण रखती है नाबार्ड के माध्यम से। नाबार्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रबंधन प्रशासन कौन करता है? राज्य सरकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरसीएस, याद रखना, इस नाम को याद रखना, ये देखती हैं प्रबंधन और प्रशासन, चुनाव, ऑडिट करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये चीजें। अब हुआ क्या? अभी क्या हुआ 2020 में, इस कानून के बाद शहरी सरकारी बैंकों और बहुराज्यीय सरकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ा दिया है। इनका
कम कर दिया है, इनका बढ़ा दिया है। ठीक है, इनका बढ़ा दिया है, अच्छे से याद रखना, इनका बढ़ा दिया, इनका कम कर दिया। आरबीआई अब इनके बोर्ड को सुपरसीड या हटा सकता है। ठीक है, इनके बोर्ड को हटा सकता है, इनके बोर्ड को, इनके बोर्ड को। आरबीआई ने अपने हाथों में ज्यादा पावर ले ली है, यानी सेंट्रलाइजेशन कर दिया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। याद रखना, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इतना तो पता होना चाहिए होती क्या है। ठीक है, हालिया बड़े सुधार क्या हुए हैं? पीएससीएस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो है, केंद्र में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सहकारिता किसमें है? 43B, 43B है। कब आर्टिकल कब जोड़ा गया है इसको? संविधान संशोधन तो याद है, 97। कब? 2011। याद होना चाहिए अच्छे से, 97 अमेंडमेंट एक्ट। और 19(1)(c) में क्या जोड़ा गया? समितियों को बनाने का स्वतंत्रता, याद रखना अच्छे से। पीएससीएस तक कंप्यूटरीकरण किया गया, ये इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट में आ जाए तो वैसे ही सही है। ये तो 63,000 पीएससीएस को कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटराइजेशन कर दिया है इसका। मॉडल उपनियम, उपनियम क्या है, बायलॉज क्या है इसके। अब पीएससीएस सिर्फ लोन नहीं देंगे, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। अब वो नहीं है पहले वाले, अब ये अब उनको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत के लेने के चक्कर में इनको पास पावर्स आ गए हैं। पावर्स क्या है? जन औषधि केंद्र चला सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर बन सकते हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। याद रखना, अगर करंट में है, पीवाईक्यू है, स्टैटिक है, यानी सबसे बड़ा जो एरिया है यूपीएससी का वो बन गया है ये, अब ये वाला एरिया। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्टार्ट किया, ग्रेन स्टोरेज स्कीम। सरकार पीएससीएस के स्तर पर एक गोदाम बना रही है। अब देखो कितनी अच्छी चीज बनाई है गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट देखो फेल हो रही है बहुत टाइम पर, लेकिन काम भी कर रही है। कैसे? अगर हम गांव के स्तर पर ही क्या बनाएंगे, स्टोरेज बनाएंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक्स से वो तो काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ तक ले जाने का जो खर्चा है, स्टोरेज का खर्चा तो है ही, यहाँ तक ले जाने का, विपणन का, अधिग्रहण का, प्रोक्योरमेंट का, तो वो खर्चा बचेगा ना। कि यहाँ हम 100 किलोमीटर ले जा रहे थे लेकर पूरी फसल को, एपीएमसी मंडी से जा रहे थे, एपीएमसी मंडी से स्टोरेज जा रहे थे, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा था, उसको कम कर दिया हमने। कम कर दिया तो क्या होगा, यहाँ हम गोदाम में रख देंगे। गोदाम में रखने से क्या होगा, किसानों को भी फायदा, सरकार को भी फायदा, ताकि किसान अपनी फसल गाँव में ही स्टोर कर सकें। गोडाउन्स बना दिए। अब आ चुका है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस क्लास को, और एंड भी हम यही करेंगे। ठीक है, या इसके बाद एक और है, 2 स्लाइड्स और हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब भाई ये क्या है, इसको पढ़ लो अच्छे से। मानव पूंजी क्या होती है? दोनों कीवर्ड्स पूछे गए हैं। सामाजिक पूंजी ये भी पूछा गया था 2020 के आसपास। अब मुझे देखो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होता, मुझे याद रहता है कि हाँ ये पूछा गया है, ये चीजें ध्यान रहती है। मानव पूंजी क्या होता है? कौशल और ज्ञान। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक व्यक्ति है जिसने आईआईटी की हुई है, आईआईटी की हुई है, जिसके पास कौशल है, नॉलेज है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो 10th पास भी नहीं कर पाया। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये पैकेज ज़्यादा उठाए। लेकिन इंडिया में अब ये मत बोलना कि सर नेता लोग को 10th पास ही रहते हैं, ये तो ज़्यादा कमा रहे हैं, 1,000 करोड़, ये तो खुद 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है। ये अंतर है। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, मानव पूंजी क्या होती है? व्यक्ति के अंदर क्या, कौशल, ज्ञान। परिभाषा क्या है? व्यक्ति के अंदर मौजूद ज्ञान को, कौशल को, शिक्षा को और स्वास्थ्य के भंडार को क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा, क्या वो पूंजी बन पाएगा, वो काम कर पाएगा फैक्ट्री में जाके? नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति जिसको नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज मतलब कैसे, नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने यूपीएससी कर ली। नॉलेज का मतलब सीधा सा कि अगर मैं जिस मशीन पर काम कर रहा हूँ, छोटी सी मशीन है मान लो, ये इसको मुझे चलाना आ गया तो मुझे इसका ज्ञान हो गया, ये नॉलेज है मेरी, इस मशीन को मैं चला सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं चला सकता हूँ, तो ये मेरी नॉलेज है। तो अगर मैं इसकी नॉलेज है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे एजुकेशन है इस चीज़ की कि मशीन इस तरीके से काम करती है, तो मैं क्या, एक अच्छी मानव पूंजी हूँ, मैं एक व्यक्ति होकर। ठीक है, और एक मान लो मैं बीमार हूँ, मुझे मशीन चलाना नहीं आता, तो मैं मानव पूंजी हूँ नहीं। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? शिक्षा देनी पड़ती है, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, और आपको हायर एजुकेशन, मेडिकल सुविधाओं से बनती है। यहाँ पर हम अभी फेल हो रहे हैं हर चीज में, यहाँ पर हम बहुत पीछे, भारत अभी बहुत ज्यादा पीछे। आर्थिक रूप प्रोडक्शन को बढ़ाती है। मेरी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, 100 के 100 लोग को एजुकेटेड हैं, प्रोडक्शन की नॉलेज है उनको अच्छे से कैसे क्या करना है। स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने खुद ने व्यवस्था की हुई है
कि डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आपका टेस्ट किया करेंगे, हर 1 महीने आपके टेस्ट या हर 6 महीने में आपके टेस्ट हुआ करेंगे। अगर आपको बुखार भी आता है तो कंपनी की तरफ से आपको पूरा ट्रीटमेंट आपको हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। इससे होता क्या है, वो 100 जो लेबर्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करते हैं और मेरा 1000 करोड़ रुपए का क्या बनाते हैं, रेवेन्यू बना देते हैं पूरा 1 साल में। मेरे दोस्त की कंपनी है, उसमें भी 100 लोग काम करते हैं, लेकिन हुआ क्या, 50 को नॉलेज नहीं है, 20 उसमें से बीमारी रहते हैं। होगा क्या, वो 1000 करोड़ के चक्कर में घाटे में चल रही है कंपनी। ये होती है किसकी ताकत, मानव पूंजी की। तो पूंजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा, जिस तरीके से पैसा काम करता है उसी तरीके से मानव पूंजी भी कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि मुझे नॉलेज है इस चीज में, मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसकी नॉलेज है, इसकी एजुकेशन मुझे इसकी मिली हुई है। नॉलेज है, कौशल है पढ़ाने का, टीचिंग एक कौशल होता है, स्किल होती है। स्वास्थ्य का भंडार है मेरे पास, यानी मैं अभी ठीक हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मैं आपको पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ा सकता था। ठीक है, कि एक्सट्रीम लेवल पर थोड़ा बहुत होता है, बुखार वगैरह होता था मैं पढ़ा देता हूँ। आपको मैसेज भी नहीं हुआ होगा, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है जब मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर कि मैं बोल ही नहीं सकता या बैठ नहीं सकता तरीके से, ठीक, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर और टीचर, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स चलता है जो विश्व बैंक रिपोर्ट इसकी देता है। तो याद रखना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन देता है, विश्व बैंक। अब सेकंड क्या है, सामाजिक पूंजी। यह संबंधों पर केंद्रित होता है, समाज के लोगों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग। जैसे सामाजिक पूंजी कैसी चल रही है हमारी, जैसे कि मेरी सामाजिक पूंजी कैसी है, सामाजिक पूंजी का मतलब कैसे है कि मेरा व्यवहार कैसा है। जैसे कुछ चीजें नहीं बोलते, कुछ चीजें पैसे से नहीं होती, कुछ चीजें व्यवहार से होती। जैसे कि मैं गया, जैसे मेरी एक स्टोर है, मैं ये मेरी एक दुकान है, यहाँ पर मैं वही रेट पर सामान देता हूँ और दूसरा व्यक्ति है वो भी वही रेट पर सामान लेता है, एक्टैक्ट। लेकिन क्या, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ और वो जो दोस्त, जो मेरा जो मित्र है, उसकी जो दुकान है वो अच्छे से बात नहीं करता है। एक बोलते ना, घमंड में बात करता है या कंज्यूमर को रिस्पेक्ट नहीं देता। यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, 1-2 दिन का उधार मैं दे देता हूँ, इससे क्या तो बॉन्डिंग बढ़ती है। तो आपने हमेशा देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में क्या होता है, जो अच्छे से बात करता है, भले ही वो 10 रुपए महंगा देगा ना, तो आप उससे ले आओगे। मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि माइंड सेट होता है, कह रहे उस पर कौन जाए, वो दिमाग खराब करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, समाज के लोगों के बीच आपसी विश्वास, ट्रस्ट और सहयोग, रिस्पेक्ट एक दूसरे के। सामाजिक समूह, क्लब बनते हैं, मिलजुल से बनती है। आर्थिक रूप से क्या है, ये लेन देन की ताकत को कम करती है, लागत को कम करती है, जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे 10 दुकान हो, ठीक है, मान लो मैं एक सामान लेने गया कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, 10-20-15 साल से जानते हैं हम इसको, और इनको नहीं जानते। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर ये 100 रुपए की चीज मिल रही होगी तो क्या बोलेगा, चल भाई तेरे लिए क्या करूंगा मैं, 95 की ले जा। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या क्या कम होती है, बिल्कुल होती है। रोटरी क्लब है, SHG स्वयं सहायता समूह है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी, आपसी विश्वास, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया सरल अंतर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन क्या था इसमें, कुछ यूपीएससी ने पूछा था कि केसीसी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इससे शुरुआत कहाँ से हुई, तो केसीसी से अगर क्वेश्चन आ गया केसीसी से, तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे रिलेटेड सभी चीजें हम पढ़ लें। यानी क्वेश्चन अगर यहाँ से आया है तो इसके एरिया में सभी जो चीजें चलती हैं या चीजें होती हैं उनको भी मैं कवर करूं, कि यूपीएससी अगर पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा वो, अब वो इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बोलते ना पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, क्यों चिल्लाते रहते हो पीवाईक्यू। अब ये गोला है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया। ठीक है, अब यूपीएससी का क्वेश्चन मान लो आ गया कहां से, यहां से, इस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट, यहाँ से उसने क्वेश्चन को फ्रेम किया। अब यूपीएससी का जो साइकिल इतना चलेगा, इतना अच्छे से चलेगा, इतना अच्छे से चलेगा, ये जस्ट ये कि हो सकता है फ्यूचर में या नेक्स्ट ईयर ही, हुआ भी है ऐसा, एग्जैक्ट एक ही उससे आ गया। जैसे धन विधेयक को लेके चलो, कितनी बार क्वेश्चन आ गया उसके, लेकिन अलग अलग चीजों से देख। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आया एक ही एरिया से, एक ही, इसी को बोलता हूँ मैं माइक्रो टॉपिक, इसी को बोलता हूँ मैं क्या, माइक्रो टॉपिक। इसी टॉपिक को अगर आप
और स्टूडेंट्स करते क्या है, इसको पढ़ के चले जाएंगे बस, जो यूपीएससी एक्सप्लेनेशन लिखा होगा बस, और वहां से क्वेश्चन आते नहीं, फिर बोलते हैं सर यूपीएससी पीवाई को कोई फायदा नहीं मिला, मैंने पीवाई को रट लिए थे तब भी कुछ नहीं हुआ। आपको उसकी कोर एरिया भी पढ़ना होता है, कोर एरिया और उसके आसपास का पूरा एरिया। ठीक है, नाबार्ड ने तैयार किया था, मॉडल किसने तैयार किया था इसका, नाबार्ड ने। और आर बी गुप्ता समिति थी, याद रखना कौन सी समिति थी, आर बी गुप्ता समिति। कौन सी समिति, आर बी गुप्ता समिति। बोलते जाओ हल्की हल, नहीं बोल पा रहे हो तो मन ही मन में बोलो, आर बी गुप्ता समिति। 1998 में स्टार्ट हुआ, नाबार्ड ने तैयार किया था। कौन जारी करता है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक कर सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर सकते हैं, और आपके सहकारी बैंक इसको जारी कर सकते हैं। किसको, केसीसी कार्ड को, यानी किसान क्रेडिट कार्ड को। कार्ड का प्रकार क्या होता है, अब यह रुपए डेबिट कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मतलब पता है, जो आप एटीएम का यूज करते हो ये डेबिट कार्ड है, जिससे आप पैसे निकाल लेते हो अपने अकाउंट से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपका पैसे नहीं है तब भी आप खर्च कर सकते हो, आपको फिर बाद में उसकी ईएमआई या किस्त देनी पड़ती है। इसे एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केसीसी एक कार्ड बन जाता है, आप इसको एटीएम में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसे मिल सकता है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज करना अगर उसने पूछा तो पात्रता क्यों नहीं पूछ सकता वो, व्यक्तिगत किसान, बटाईदार, काश्तकार किसान, एसएचजी, जेएलजी। अब नया अपडेट कब आया है, 2018-19 में आया है। क्या आया है, पशुपालन में भी केसीसी कार्ड बन सकता है, केसी कार्ड बन सकता है, यानी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। और मछली पालन में भी केसीसी मिलता है, याद रखना इन चीजों को बस। ठीक है, अब ऋण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यूपीएससी पीवाई क्यू है। फसल का खर्च, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि में शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद का जो खर्च होता है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वहां पर इसको खर्च कर सकते हैं। विपणन ऋण, मार्केटिंग लोन के लिए कर सकते हैं। किसान परिवार अपनी उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए कर सकता है। यहीं पर ट्रैप था यूपीएससी का, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंस गए थे। और क्या, अपना रख रखाव पर कर सकता है, कृषि मशीनरी या पंप सेट की मरम्मत के लिए। ठीक है, अब तकनीकी विवरण क्या है इसका, टेक्निकल डिटेल्स पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, वैधता क्या है इसकी, 5 साल, फिर इसको हमको रिन्यू कराना होता है, जिसमें से इसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है, जैसे ये क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से ज्यादा की, लास्ट क्लासेस थोड़ी 40 से 50 मिनट की रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड्स क्लास को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा समय कब निकल जाएगा, और पूरी कीवर्ड्स हम तैयार करेंगे। मैंने बोला था ना 20 फरवरी से मेरी गारंटी है इसको कवर कराना पूरा। ठीक है, वैधा क्या है, 5 साल, रिन्यूअल करवा सकते हैं, हर साल रिन्यूअल का, हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको। नेचर क्या है, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट है, मतलब पैसा निकालोगे, जमा करो, फिर निकालो, क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं, लिमिट खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई, लिमिट रीच हो गई उसकी। बीमा, केसीसी धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। इसकी ये टेक्निकल है, तीनों चीजें याद रखना अच्छे से। ठीक है, केसीसी में नया क्या क्या जोड़ा अभी इन्होंने, व्हाट्स न्यू इन केसीसी, पीएम किसान से इन्होंने लिंक कर दिया उसको। सरकार मिशन मोड में सभी पीएम लाभार्थियों को केसीसी दे रही है। डिजिटलीकरण किया गया है। जन समर्थ पोर्टल, हो सकता है यूपीएससी किसी न पूछे, जन समर्थ पोर्टल आपसे पूछ ले कि जन समर्थ पोर्टल का यूज किस लिए किया जाता है, तो केसीसी उसमें ऑप्शन होगा तो वो आपका सही होगा। केसीसी सेटरेशन ड्राइव, उद्देश्य है कि कोई भी पात्र किसान बिना कार्ड के ना रहे। ठीक है, इसको हम ये चीज, अब लास्ट 2 स्लाइड है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं पहले। हम्म, जैसे जस्ट अ सेकंड, हाँ, स्थिर पूंजी क्या होती है, जस्ट अ सेकंड, ये स्लो चलने लगा थोड़ा सा, इसको हम रोकते हैं अभी, इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट हो गया दोबारा, तो स्टार्ट करते ही लास्ट 2 स्लाइड है, खत्म कर देते हैं। ठीक है, स्थिर पूंजी क्या होती है, 2 तरह की पूंजी होती है। फिक्स्ड कैपिटल, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ इसको, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल बेस परिसंपत्ति, जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जा सकता है, बार बार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने पढ़ा था अभी, यूपीएससी पीवाई क्यू 2024 का क्वेश्चन है ये, जाके देख लेना। कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी पूछा है। मशीनें, औजार, इमारत और भवन, और कंप्यूटर जनरेटर। विशेषता ये क्या है इसकी, यह एक बार के उपयोग में खत्म नहीं होती, मशीन यूज करो पर डे। ठीक है, एक ऐसी पूंजी नहीं है जिसको हम बार बार खर्च करें। जैसे मैंने आज एक मजदूर को बुलाया,
और मजदूर को मैंने बुलाया तो उसको मैंने 300 रुपए दिए, तो वो आज ही यूज में आएगा मेरे, कल वो बोल देगा मुझे दोबारा रुपए चाहिए। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी पूंजी थी वो सिर्फ एक दिन के लिए थी, वो एक दिन प्रोडक्शन दे सकता था। ठीक है। या कोई ऐसी चीज यूज होती है मशीन में अंदर, जैसे ऑयल होता है, मान लो कोई मशीन ऐसी जिसमें डेली ऑयल यूज होता है, तो वो स्थिर पूंजी होगी मेरी, नहीं होगी ऑयलिंग वगैरह उसके करना। स्थिर पूंजी होगी मेरी खुद की मशीन, जो मेरी 10 साल तक काम करे। ठीक है। यूपीएससी पॉइंट क्या है, स्थिर पूंजी पर समय के साथ मूल्यह्रास लगता है। मशीनें पुरानी होंगी, इंजीनियर आएगा, टेक्निकल जो टेक्निकल जो जानकार होगा वो आएगा, वो उसको सही करेगा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम जीडीपी में से घटाते हैं ना, जीएनपी के लिए, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट के लिए, निवल घरेलू उत्पाद के लिए जो हम घटाते हैं ना मूल्यह्रास, वो यही होता है कि मशीन खराब भी तो होगी, उसके पार्ट्स हम उसमें घिसावट होगी, कुछ पार्ट्स चेंज भी होंगे टाइम टू टाइम, लेकिन ये हमारी स्थिर पूंजी है, लगातार लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। तो यूपीएससी ने यही पूछा था, उसने एग्जाम पर पूछे थे क्या ये स्थिर पूंजी है या कार्यशील पूंजी है, तो मशीन तो स्थिर पूंजी होगा भाई। कार्यशील पूंजी क्या होती है, रोजमर्रा की जरूरतें, कैसे बे संपत्तियां जो उत्पादन के दौरान ही एक ही बार में इस्तेमाल हो जाती हैं या बदल जाती हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, सर्कुलेटिंग आपकी कैपिटल। कच्चा माल, धागा, और धागे का क्या बन गया, कपड़ा बन गया, कपड़ा हमने बेच दिया, तो बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। ठीक है, तो चला गया ना वो तो। लेकिन क्या मशीन जाएगी, नहीं जाएगी। मेरा ट्रैक्टर जाएगा, नहीं जाएगा, ट्रैक्टर को मैं डेली यूज करूंगा। ठीक है। नगद पैसा, इन्वेंट्री, बिका हुआ माल जो अभी भी गोदाम में, बहुत तरल होता है, इसका रूप बदलता रहता है। पैसे से हम कच्चा माल खरीदेंगे, हम कच्चे माल से हम फिनिश गुड बनाएंगे, वस्तुएं बनाएंगे, उसको बेच देंगे तो पैसा बन जाएगा। तो यानी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये चेक चेंज होता रहता है। तो अगर क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आ जाए कि कार्यशील पूंजी की जो प्रवृत्ति है वो अधिक तरल होती है किससे, स्थिर पूंजी से, तो याद रखना हाँ होती है। स्थिर पूंजी यानी स्टेबल, नाम से हो जाएगा आपसे, मतलब नाम से क्लियर हो जाएगा कि फिक्स्ड इसमें लिखा है, लेकिन स्टेबल का यूज भी तो ये करते हैं ना हम इसमें। और फिक्स का यूज कर लो कि एक चीज कहीं पर फिक्स हो गई, यहाँ पे हमने एक चीज रख दी, और तरलता का मतलब क्या है, फैल रही है चारों तरफ, फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछेगा कार्यशील और उसमें पूंजी में और उसमें अंतर में पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, आपसे युग्म बनाने को पूछेगा, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है। और यूपीएससी बीआई को क्या करता है, रिपीट करता है। हो सकता है मैंने कई सारी चीजें ऐसे पढ़ा दी हूँ, आपके सामने से निकल गया, आपको महसूस नहीं हुआ, जब एग्जाम देने जाओगे तब याद आएगा, अरे पढ़ा था मैंने, रिवीजन नहीं किया, मास्टर चिल्ला रहा था बार बार कि पढ़ लो इस चीज को, इंपोर्टेंट है यूपीएससी बीआई की, इसमें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया समय से। तो वो उस चीज से बचिएगा आप। ठीक है, बचना है उस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ठीक है, खत्म हो चुकी क्लास। अब डेली हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और करना भी है। अगर हो सकता है आप इस क्लास को अगर मार्च में देख रहे हो ना, मार्च में, हो सकता है उससे पहले देख रहे होगे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जितना मैनिफेस्टेशन करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम कीवर्ड्स की लेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अभी फाइनेंशियल मार्केट, उससे अच्छा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ले लेंगे पहले। ठीक है। या कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, एग्रीकल्चर उठा लेंगे। तो कभी भी क्या करना, इस क्लास के नीचे लिख के जाना, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम। निकलेगा क्यों नहीं, मैं गारंटी देता हूँ निकलेगा, 100% निकलेगा। हम निकालेंगे साथ में बैठ के। कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जोश। प्रीलिम्स 2026 लिख के जाना कमेंट में। मेरी शिकायत है आप सभी से बहुत, लिख के नहीं जाते हो, मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे। देखो मेरा कुछ नहीं है, एक दो कमेंट से यूट्यूब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चैनल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत या फायदा आपको होगा। आप पर डे लिखोगे ना तो आप पर प्रेशर बढ़ेगा, माइंड पर प्रेशर पड़ता है। देखो आप तूने लिख तो दिया भाई, क्या तू इसके लिए कुछ पढ़ रहा है? अगर नहीं पढ़ रहा हो तो आप पढ़ने में जाने लगेगा। 11 घंटे पढ़ रहे होगे ना तो माइंड बोलेगा कि रियलिटी में हो जाएगा क्या इससे। लिख के आया है तो वीडियो के नीचे कि आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स, या झूठ बोल रहा है तू, तो खुद को बचाने के लिए, प्रेशर से बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे। इसलिए बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरी बात ना मानो ना, सिंपल से क्या करना, मैनिफेस्टेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज आप जेमिनी से पूछना, वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, जेमिनी या चैट जीपीटी। और जो मैं बात बोल रहा हूँ ना आपको कि ये लिख के जाया करो वीडियो के नीचे, क्या ये फायदेमंद होता है, जाके पूछ लेना खुद। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस फिर आपको मिल गई होगी।